आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग का एक सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी 12th क्लास हिस्ट्री बुक। इसमें मैं पढ़ा रही हूँ हड़प्पा सभ्यता। उसमें आज टॉपिक है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। तो इसके बारे में हम लोग विशेष तरीके से पढ़ेंगे, शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। तो हम लोग आज कुछ रिवीजन भी करेंगे जो बैक में हम लोगों ने अध्ययन किया है उसके बारे में, और फिर पढ़ाई भी करेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं और फिर साथ ही साथ पढ़ाई भी करेंगे। तो शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। चनहुद्रो मोहनजोदड़ो की तुलना में एक बहुत ही छोटी बस्ती है। तो चनहुद्रो जो है मोहनजोदड़ो की तुलना में बहुत छोटी बस्ती है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। तो चनहुद्रो शिल्प उत्पादन में संलग्न थी पूरी तरह से। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। तो शिल्प उत्पादन में क्या क्या बनाए जाते थे? शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पत्थरों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्नेलियन सुंदर लाल रंग का होता था। जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा शैलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग मनके बनाने में होता था। जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा शैलखड़ी जैसे पत्थर तथा तांबा, कांसा और सोने जैसी धातु तथा शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। कुछ को 2 पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे कुछ मनकों को, और वहीं कुछ मनकों सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। इनके कई आकार होते थे जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलकाकार तथा खंडित। कुछ को उत्कीर्ण या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखाचित्र उकेरे गए थे। मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थों के अनुसार भिन्नताएं थी। तो मनके बनाने के तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थों की भिन्नताएं थी। शैलखड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है। तो शैलखड़ी जो एक बहुत ही मुलायम पत्थर है पर आसानी से काज हो जाता था। शैलखड़ी नामक पत्थर पर आसानी से काज हो जाता था क्योंकि वह मुलायम पत्थर था। कुछ मनके शैलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढाल कर तैयार किए जाते थे। तो कुछ मनकों को शैलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जाते थे। तो ज्यामितीय आकृति का वर्णन भी उस समय मिला है। ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जाते थे। तो ज्यामितीय आकारों का भी उस समय वर्णन था। ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। शैलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविद के लिए एक पहेली बना हुआ है। तो शैलखड़ी नामक कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। तो जो शैलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, इस पर पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया है कि कार्नेलियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के बीच विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। तो पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया है कि कार्नेलियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से शल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। तो पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से शल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ यह प्रक्रिया पूरी होती थी। तो घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चनहुद्रो, लोथल और हाल ही में धौलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। तो छेद करने के विशेष उपकरण कहाँ से मिले हैं? चनहुद्रो, लोथल और हाल ही में धौलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले। तो विशेष उपकरण छेद करने के चनहुद्रो, लोथल और धौलावीरा से मिले हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम लोग आगे चलते हैं। नागेश्वर तथा बालाकोट ये दोनों बस्तियाँ समुद्र तट पर के समीप हैं। तो नागेश्वर तथा बालाकोट जो है 2 बस्तियाँ समुद्र तट पर स्थित थी। ये शंख से बनी वस्तुएं जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं। तो नागेश्वर तथा बालाकोट ये दोनों बस्तियाँ समुद्र तट पर स्थित थी, इसलिए यहाँ से शंख से बनी वस्तुओं, चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं।
के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। तो इसके निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे नागेश्वर तथा बालाकोट। शंख से बनी वस्तुओं, चूड़िया, करछिया तथा पच्चीकारी की वस्तुएं के निर्माण के लिए एक केंद्र विशिष्ट है। नागेश्वर तथा बालाकोट क्या चीज़ के लिए विशिष्ट है? शंख से बनी वस्तुओं के लिए, जिसमें है चूड़िया, करछिया तथा पच्चीकारी की बनी वस्तु के लिए नागेश्वर तथा बालाकोट सम्मिलित है। विशिष्ट केंद्र था नागेश्वर तथा बालाकोट शंख से बनी वस्तुओं के लिए, जहाँ से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। तो जहाँ से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था, इसी प्रकार यह भी संभव है कि चनहुदरो और लोथल से तैयार माल जैसे मनके, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। तो इसी प्रकार यह भी संभव है कि चनहुदरो और लोथल से तैयार माल जैसे मनके, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। तो मनके को मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। तो नागेश्वर तथा बालाकोट क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? शंख से बनी वस्तुओं के लिए, जिसमें चूड़िया, करछिया तथा पच्चीकारी बनती थी। तो इसके लिए यह प्रसिद्ध था और यह माल को दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चनहुदरो और लोथल से तैयार माल जैसे मनके, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। चनहुदरो जो था मोहनजोदड़ो की अपेक्षा छोटा था। फिर है उत्पादन केंद्रों की पहचान। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढती है। तो शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं। प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा, अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट, यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। तो कूड़ा करकट को शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक था उस समय। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था, तो इन पत्थरों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिया जाता था। तो उदाहरण के लिए क्या होता था, यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था, तो इन पत्थरों को टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिया। तो उत्पादन के स्थान पर फेंक दिया जाता था टुकड़े के, इन पत्थरों के टुकड़ों को कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिया जाता था। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। तो चनहुदरो के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोदक मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोदक मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते। तो कुछ वस्तुओं को दूसरे देशों से या बाहर से मंगाने पड़ते थे, जिनमें है पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोदक। बैलगाड़ियों की मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं। तो बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो बैलगाड़ी का भी साक्ष्य मिला है वहाँ से, बैलगाड़ी का प्रयोग करते रहे होंगे वे लोग परिवहन के लिए। संभवतः सिंधु तथा इसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। तो तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था, इसका भी साक्ष्य मिला है। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। तो माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे हड़प्पावासी। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था,
बस्तियाँ स्थापित की। तो नागेश्वर और बालाकोट जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था बस्तियाँ स्थापित को, तो नागेश्वर और बालाकोट में जहाँ शंख मौजूद था वहाँ पे हड़प्पावासी ने बस्तियाँ स्थापित कर ली। ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल थे सुदूर अफगानिस्तान में शोरतुगई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजबर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। तो ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल सुदूर अफगानिस्तान में शोरतुगई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजबर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था, तथा लोथल जो कर्नेलियन गुजरात में भरूच और सेलखरी दक्षिण राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से। तो सेलखरी कहाँ से मिला है? दक्षिण राजस्थान तथा उत्तर गुजरात से। वहीं पे लाजबर्द मणि शोरतुगई अफगानिस्तान से मिला है, और कार्नेलियन गुजरात लोथल से मिला है, और सेलखरी दक्षिण राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से, और धातु राजस्थान से के स्रोत के निकट स्थित है। कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी राजस्थान के खेती। तो कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी राजस्थान की खेतरी अंचल तांबे के लिए। तो राजस्थान के खेतरी का हम किस चीज़ के लिए प्रचलित था? तांबे के लिए। तो यहाँ से तांबा का साक्ष्य मिला है, तांबे का खादान मिला था राजस्थान के खेतरी से हड़प्पा काल में। तथा दक्षिण भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना। तो दक्षिण भारत में सोने के खादानों के लिए प्रचलित था, जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना था। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। तो इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में यदाकदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तुओं ऐसे संपर्कों की संकेतक है। खेतरी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। तो खेतरी क्षेत्र में, खेतरी यानी राजस्थान में जो भी तांबा का साक्ष्य मिला है, साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। तो उसे क्या नाम दिया है? खेतरी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे। तो इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड जो थे हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे, तथा यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली थी। और यहाँ पे क्या मिली थी? तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली थी। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। तो ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी जो थे हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। तो राजस्थान के खेतरी के लोग हड़प्पा सभ्यता को क्या भेजते थे? तांबा भेजते थे, क्योंकि वहाँ से तांबा का खादान का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम लोग चलते हैं सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें इंगित करती है कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। तो हाल ही में पुरातात्विक खोजें इंगित करती है कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता। तो राजस्थान से तो मिला ही है, और फिर वर्तमान में यह भी साक्ष्य मिला है कि अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित ओमान, यानी दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित ओमान था, वहाँ से भी लाया जाता था तांबा को। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकेल के अंश मिले हैं। तो ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में क्या चीज़ के अंश मिले हैं? निकेल के, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। संपर्क के और भी संकेत मिलते, तो संपर्क के कई और संकेत भी मिले हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तवान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थलों से मिला है। तो ये क्या से मिला है? ओमानी स्थलों से काली मिट्टी का जो मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी वह ओमान से मिला है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती थी। तो ऐसी मोटी परतें जो थी तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती थी। हमें यह नहीं पता है कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था। तो हमें अभी तक ये नहीं पता चला है कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। तो ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं मिला है, फिर भी हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामानों का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम आगे चलते हैं। कुछ पिक्चर भी है भूमध्य सागर।
लाल साग और फिर अरब साग इस सब है, तो हम लोग कुछ समझ लेते हैं। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामियाई के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था। तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था। मगान जो संभवतः क्या चीज़ के लिए प्रयुक्त नाम था? ओमान के लिए। उस समय हड़प्पा सभ्यता के समय मगान जो ओमान के लिए प्रचलित, यानी अभी हम लोग ओमान के नाम से जानते थे और उस समय मगान के नाम से जाना जाता था। नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। तो रोचक बात यह है कि तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजें में हड़प्पाई मोहरे, बाट, पासे तथा मन के शामिल। इस संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन संभवतः बहरीन द्वीप, मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त सब नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। यह लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं। तो यह लेख जो है मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं। कार्नेलियन, राजवर्धमणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियाँ। मेलुहा के विषय में एक में मेसोपोटामिया मिथक यह बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। तो मेसोपोटामिया मिथक यह बताता है कि तुम्हारा जो पक्षी है हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि उस समय हाजा पक्षी मोर था। क्या यह नाम उसे अपनी आवाज़ से मिला था? ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क समुद्री के मार्ग से था। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा जो को नाविकों का जो देश कहते, तो मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को क्या कहते थे? नाविकों का देश। मेसोपोटामिया के लेख से क्या मिला है? मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता था, इसका वर्णन मिला है। इसके अतिरिक्त हम मोहरों पर जहाज़ों तथा नावों के चित्रांकन पाते। तो इसके अतिरिक्त हम लोग क्या पाते हैं? मोहरों तथा जहाज़ों पर नावों के चित्रांकन पाते हैं। मोहरों पर जहाज़ों तथा नावों के चित्रांकन पाते हैं। तो मोहर पर क्या चीज़ का चित्रांकन है? जहाज़ों तथा नावों का चित्रांकन है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए हों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा पसंद आया तो। दिलमुन के स्थानीय बाट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते थे। तो दिलमुन के जो स्थानीय बाट थे हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते थे। तो अब इतना ही है, आज के लिए ही इतना ही रहेगा। फिर नेक्स्ट दिन हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी और माधुस्वरूप वत्स ने की थी, और उसके बाद मोहनजोदड़ो की 1922 में। तो मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी और हड़प्पा की दयाराम सहनी और माधुस्वरूप वत्स ने की थी।